हाँ तो बच्चों कैसे हो, शानदार हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। तो मैं आज फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ। एक हमारा शानदार जो 20 का लेक्चर चल रहा है, इनमें से आप लोगों को मैं पहले 2 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की एम क्षेत्र का। अब हमारे पास में देखो यहाँ पे, अब गुलाम के नियम तक हमारे पास में कंप्लीट पढ़ा दिया मैंने। गुलाम नियम के मैंने आप लोगों को बहुत सारे केसेस बताए थे। अगर आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले उन लेक्चर को देखिए, फिर इसके बाद में इस लेक्चर पे आना, क्योंकि क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के पास में गुलाम के नियम का सदिश रूप। अब आप लोगों के पास में अगर बात आती तो ऑब्जेक्टिव टाइप में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बताइए क्या, कि गुलाम का जो नियम है, गुलाम का जो नियम है वो गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है कि नहीं करता। गति का तृतीय नियम, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या यह गुलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अनुपालना करता है या नहीं करता है? अगर करता है तो सिद्ध करके बताइए। तो उसी चीज से आप लोग यहाँ पे उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के पास में गुलाम के नियम का सदिश रूप। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज है जो रखे हुए हैं। आपके पास Q1 और Q2 चार्ज है जिसका आप लोगों के पास में स्थिति सदिश R1 है, इसका स्थिति सदिश R2 है। स्थिति सदिश का मतलब सिंपल ही O से R1 दूरी पर ही R2 दूरी पर है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो आ जाओ, है ना। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है? हाँ सर बोलिए। अब हमारे पास में बात ये आती है कि ये जो चीज है Q1 Q2 ये एक दूसरे को फोर्स लगाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे Q1 के कारण Q2 पर बल किस पे लग रहा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 पे लग रहा है। Q1 के कारण किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। और आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे सर? यहाँ के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब यदि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को यदि मैं कितना मान लूं आप लोगों के पास में R। अच्छा बेटा, डिस्टेंस को R12 मानो या 21 मानो, उनका मैग्नीट्यूड R ही रहेगा। इसलिए आप लोगों को मैं पहले से अवगत करवा देता हूं कि R12 मानो इसका मैग्नीट्यूड, या फिर R21 मानो इसका मैग्नीट्यूड सिंपल R के बराबर ही रहेगा। इसलिए मैं यहाँ डिस्टेंस R लिख रहा हूं। तो आप बताओ यहाँ क्या लिख दोगे? R²। ठीक है सर। अब क्या होगा बताइए? Q2 चार्ज क्या करेगा? इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि Q1 उसे प्रतिकर्षित कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे ये जो चार्ज आपके लोगों के पास में इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये फोर्स लगेगा आपके पास में 2 पर 1 के द्वारा। ठीक है सर। तो 1 से 2 की ओर जा रहा है। चूंकि आप लोगों के पास में वेक्टर फॉर्म, मतलब यहाँ पे देखो सदिश रूप में लिखा है, तो फिर मैं यहाँ पे R 1 से 2 की ओर जा रहा है, ऐसे में उसका इकाई सदिश लिखता हूँ कि नहीं लिखता? अगर मैं इकाई सदिश लिखूंगा तो ही तो दिशा बता पाऊंगा। तो यदि किसी भी भौतिक राशि की दिशा बतानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, उसके साथ उसका इकाई सदिश भी लिखता हूँ और साथ में परिमाप भी लिखता हूँ। तो बेटा ये आगे वाली चीज परिमाप को रिप्रेजेंट करी हो रही है, क्योंकि नाम ही यहाँ पे सदिश रूप है, तो मुझे यहाँ सदिश में लिखना है पड़ेगा। चलो ठीक है सर। अब क्या होता है? अब हमारे पास में होता है Q2 के कारण Q1 पर बल। अगर मैं यहाँ पे लिखू 1 2, तो बेटा वही के Q1 Q2 अपॉन R² कूलाम के नियम से दोनों के बीच में लगने वाला जो है Q1 Q2 आवेश से, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अब चूंकि मैं देखे आप लोग, ये भी इसे क्या करेगा, इस दिशा में इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो 1 पे लगा 2 के कारण से, तो F12 लिखा। अब इसका दिशा देखो 2 से 1 की ओर है, तो R21 आप लोग ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे? हाँ सर लिखेंगे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे आप लोग कहोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है? ठीक है सर। अब क्या होता है? हाँ सर बताइए।
अब मैं आप लोगों से कहूं कि यहाँ पे हमारे पास में ये इकाई सदिश लिख रहे हो आप लोग, सर क्या मैंने कि ये इकाई सदिश लिख रहे हो आप लोग, आर क्या लिखोगे बेटा, 1 से 2 की ओर और 1 के। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यहाँ लिखोगे आर 2 से 1 की ओर और ये के। ये क्या है, इस जो बल है इसकी दिशा को व्यक्त कर रहे हैं। अब आप बताइए मुझे कि सर क्या कि समीकरण नंबर 1 और 2 परिमाण में बराबर होते कि नहीं होते? हाँ सर होते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ देखो ये परिमाण तो बराबर लग रहा है आप लोगों के पास में, लेकिन हम यहाँ एक बात जानते हैं कि क्या क्या R12 इकाई सदिश और R21 इकाई सदिश क्या बराबर होंगे? आप कहोगे सर कैसे बराबर होंगे, ये तो इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है, बराबर कैसे होंगे? नहीं भाई ठीक है, लेकिन परिमाप में इकाई सदिश है तो बेटा इनका जो सदिश का मान होगा वो तो बराबर होगा। हाँ सर ये तो बात सही है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या चीज कि R12 का मान जो है वो R21 के बराबर होगा, लेकिन माइनस R12 R21 दोनों का मान तो एक ही है, बस ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं। अब क्या करता हूं देखिए बताओ, F12 बराबर में क्या था मेरे पास में, सर F12 बराबर में आपके पास के Q1 Q2 अपॉन R2 के, कहां से लिखा, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है सर, F12 बराबर में अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बताओ इस R21 की जगह पे क्या लिख दूं, तो बेटा इस R21 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो सर R12 की जगह पे देखो आप लोग क्या लिख सकते हो, तो सर मैं यहां लिख सकता हूं माइनस का R12 लिख सकता हूं, लिख सकते ना भाई, ये माइनस इधर आ जाए इधर आ जाए। हाँ तो बताओ मुझे यहाँ पे F12 बराबर में हमारे पास में क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा सर, के Q1 होगा Q2 होगा अपॉन R स्क्वायर होगा, यहाँ R12 होगा, ये एक। आप लोग मुझे एक बात बताइए सर, बोलिए, मैं तुमसे कहूं कि ये जो चीज है, ये जो चीज यहाँ पे लिखी है आपने F12 बराबर में, ये क्या लिखी है सर, ये के Q1 Q2 R² R12, सर ये देखो यहाँ लिखी हुई ना समीकरण नंबर 1 से। हाँ तो फिर हमारे पास में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ 2 1 लिख सकते हो आप लोग। ओहो, ओहो ये तो शानदार चीज आ गई, क्या आ गई, ये कहां से लिखा बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इसका मतलब सर बात अभी जब आप बता रहे थे कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसका मतलब F12 के बराबर होगा, अर्थात ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है आप लोगों के पास में क्या होगा सर, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर तो आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है ये सर, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। हाँ सर, तो इसका मतलब ये क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 3 से क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा भाई समीकरण नंबर 3 के द्वारा दो आवेशों दो आवेशों के मध्य के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल परिमाण में बराबर, परिमाण में समान, परिमाण में समान, परंतु दिशा में, परंतु दिशा में एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अतः अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं
कि कूलाम का नियम, कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम की पालना करता है, की पालना करता है। आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, सदिश रूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। क्या बात समझ में आएगी नहीं है आप लोगों को? ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है इस चीज के बारे में कि हमारे पास में सदिश रूप किस प्रकार से मेंटेन करना है, आपको बस ये इतना सा लिखना है। और ये आप लोगों को देखिएगा, अगर मैं बात करूँ इस चीज के बारे में सीयूटी और निट में, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज पूछी जाती है, उनके लिए डेरिवेशन का, बोर्ड के लिए डेरिवेशन में भी लिखना पड़ेगा। और आप लोगों का जो निट वाले उनके कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर होंगे। तो आगे देखिएगा भैया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव। देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ी कंप्लीट करवा देता हूँ, इसके बाद में फिर हमारे पास में न्यूमेरिकल चलेगी जो इन सभी पे बेस्ड होंगे आप लोगों के पास में। फिर मैं न्यूमेरिकल की एक सीरीज लेके आऊंगा, या आप डन हो जाए कंप्लीट। इसके बाद में आप लोगों के पास में ये विद्युत द्विध्रुव आ गया, विद्युत द्विध्रुव के बाद में आपके पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद में आप लोग के बाद में मैं सीरीज लेके आ जाऊंगा। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव के पहले हम एक चीज बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे, या हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात करें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये क्या चीज है, ये हमें बतानी है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग इस चीज के बारे में कि क्या कि कोई चार्ज है, कोई आवेश है, हाँ सर, इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर क्या होता है? आप बताइए क्या होता है? आप बोलोगे सर इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है, मतलब एक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकलती है। हाँ सर, ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण से बाहर निकल गई। तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र तो ये है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है उसे आपको बताना है। अब तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर है? तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु होता है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक बल्ब है आपके पास में, ये आपके पास में क्या है, एक बल्ब है। ठीक है सर, अब इस बल्ब के चारों ओर ये बताओ प्रकाश जो होगा, प्रकाश की जो तीव्रता होगी इस बल्ब के चारों ओर, वो इस बिंदु पे ज्यादा, इस पे और ज्यादा, और अगर दूर जाऊंगा तो कम होता जाएगा, नहीं जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब अंधेरा ही हो जाएगा। तो इसमें तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही। ऐसे बेटा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण से इसे जा रही है, तो धीरे धीरे जाके ये अनंत पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ सर, ये बात समझ में आई, धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश लेके आऊं, परीक्षण आवेश अगर यहां लेके आऊं इस विद्युत क्षेत्र में, तो क्या होगा? तो बेटा एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में कि यदि आप लोग यहां पे, यदि आप लोग किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को लेके आते हो, तो उस आवेश पर वैद्युत बल लगना शुरू होता है। और जब बल लगता है तो वो आवेश गति करना शुरू करेगा, चाहे वो आकर्षित हो तो उसकी तरफ गति करेगा, प्रतिकर्षित हो तो दूर की ओर गति करेगा, बल लगते ही गति करेगा। हाँ सर, तो एक बात बताओ, इसके कारण से ये क्या करेगा सर, ये से प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ एक वैद्युत बल लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, वैद्युत बल लगेगा। तो एक बात बताओ कि अगर ये यहाँ पे है तब ज्यादा वैद्युत बल लगेगा, यदि ये पास में होता तो इस पे और ज्यादा विद्युत बल लगता। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये पहली कंडीशन की, और अगर मैं यहाँ बात करूं ये दूसरी कंडीशन की,
तो वैद्युत बल अगर ये पास में होगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, कम होगी। और अगर डिस्टेंस कम होगी तो बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कौन, वैद्युत बल। तो सर ये ज्यादा लगेगा, ये क्या होगा, कम लगेगा। तो मतलब इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर महसूस किया गया वैद्युत बल कि बल ज्यादा है या कम है, कितना बल है, तो जिस बल को मैं अनुभव कर रहा हूं वो बल कितना है, अगर ये बात बेचारा ये परीक्षण आवेश करे कि कितना बल है, तो वो बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता हूं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो वैद्युत बल कितना लग रहा है इस बात को बताती है। तो इसका मतलब सर हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे इस चीज को परिभाषित करूं तो कैसे करूं, मैंने कहा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश, अन्य आवेश को लाने पर, को लाने पर वह वैद्युत बल चाहे आकर्षित हो चाहे प्रतिकर्षित हो, वह वैद्युत बल का अनुभव करे, अनुभव करे, अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र तथा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर अनुभव किया गया बल, वैद्युत बल, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। इसका मतलब क्या है सर, सर इसका मतलब हमारे पास में ये है कि इकाई धन आवेश पर जितना वैद्युत बल अनुभव किया जाता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी वैद्युत क्षेत्र भी बोल दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुए, F/Q0। अब बताओ यहाँ पे Q0 के द्वारा कितना बल अनुभव किया गया, वही क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा जी, यहाँ ये बात आई हमारे सामने, हमेशा जो ये आपके पास में, हमेशा जो आपके पास में यहाँ पे हमारे पास में ये जो परीक्षण आवेश होता है, ये जो परीक्षण आवेश होता है, इस परीक्षण आवेश का जो मान होता है वो 1 कूलाम होता है। कितना होता है, 1 कूलाम होता है। ये बल अनुभव करता है, ये परीक्षण आवेश क्या है, यह बल अनुभव करता है, अनुभव करता है, कराता नहीं, कराता नहीं है। मतलब यूं नहीं कि ये भी इस पे बल लगाएगा, ना भैया जी, यही लगाएगा इस पे बल, ये नहीं लगा सकता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अर्थात ये केवल टेस्ट करने आ रहा है कि यहाँ कितना है, टेस्ट करने आ रहा है यहाँ कितना है, यह टेस्ट करने आ रहा है यहाँ कितना है, बस ये इतनी सी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब एकांक धनावेश, तो भाई यहाँ से एक चीज तो ये लिखी दी मैंने आप लोगों को, मैं यहाँ से आप लोगों के पास में ये एक तो फॉर्मूला आप लोगों के पास में बेटा यहाँ पे ये हो चुका है,
हमारे पास में एक फॉर्मूला तो आप लोगों के पास में यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला तो हमारे पास में यहाँ पे ये हो चुका है। अब एक बात बताओ सर, हाँ इसका यदि मात्रक देखो तो क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका मात्रक देखोगे तो न्यूटन, बल को किसमें नापेंगे न्यूटन, और इसको किसमें नापेंगे कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, क्या बोला, न्यूटन पर कूलम, या इसका एक और मात्रक क्या आप लोगों को पता है सर क्या, अगर आप लोगों को पता हो इस चीज के बारे में तो इसका एक और मात्रक होता है, और वो कैसे निकालते हैं, तो इसके आगे एक चैप्टर आएगा आपको पता हो तो W/Q, वैद्युत विभव। अब बताओ इस W को क्या लिख सकते हो सर, F इंटू यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं dx, बल इंटू विस्थापन इंटू क्या जाएगा यहाँ पे Q, इसको यहीं रहने दो, dx को नीचे लेके आ, V/dx, बताओ क्या आएगा सर, V तो विभव है और विभव को तो वोल्टेज बोलते हैं, और ये dx मीटर है, तो सर इसका मात्रक हमारे पास होगा वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा ये क्यों बताया मैंने आप लोगों को, ये इसलिए बताया मेरे भाई ताकि आप लोग इस चीज के बारे में कंफ्यूज नहीं हो। क्यों नहीं हो सर, इसमें क्या कंफ्यूज की बात है, अरे भाई कंफ्यूज की ये बात है क्योंकि हमारे पास में वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो बेटा वोल्ट इंटू मीटर होता है। अब कभी तो बच्चा वोल्ट इंटू मीटर बोलता है, कोई बच्चा वोल्ट पर मीटर बोलता है, तो अब ये झंझट ही दूर कर दिया मैंने आपका। अच्छा जी, आप लोगों के पास में आगे चलते हैं, ये इसका क्या होगा, ये हमारे पास हुआ SI यूनिट। अच्छा इसके बाद में हम बात करेंगे सदिश राशि है, तो आप बोलोगे यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो फिर एक बात बताओ, इसे वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखा जाए, हाँ सर ऐसे लिखेंगे, तो फिर इसकी दिशा भी बताओ क्या दिशा होगी, तो बेटा यहाँ पे जो डायरेक्शन बल की होगी उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, तो हम कहेंगे बल की दिशा में, बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर मैं डायमेंशन की अगर बात करूं भी इसकी विमा क्या होगी, तो बेटा इसकी अगर विमा की बात करें तो पहले बल की विमा लिख दो फिर इसकी विमा लिख दो, तो सर कैसे लिखेंगे, तो देखो आप लोग इस चीज के बारे में कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ विमा की बात करूं F/Q E, F की विमा क्या होगी सर M1L1T-2, क्योंकि T तो फिर कितना हुआ देखिए बताओ M1L1T-3 और A-1, अर्थात अगर मैं इसकी विमा के बारे में बात करूं तो इसकी विमा जो होगी वो कितनी होगी, ये बेटा हो गया हमारे पास में M1, इसके बाद में होगी L1T-3 A-1, ये इसकी क्या होगी हमारे पास में विमा होगी। अच्छा ये मैं आप लोगों को इसलिए बताया है कि आप क्या कर पाओ सर, हम आराम से इसे निकाल पाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जिनको रटा नहीं जाता, अगर रट के दिमाग इसी से भर लेना है तो फिर बाकी रटने वाली चीज तो बात की, ट्रिक देखो कैसे निकालना है भाई, ऐसे तो ऐसे निकाल देंगे बात खत्म। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी भौतिक राशियां कहाँ तक याद करोगे, ऐसे डायमेंशन सारी थोड़ी नहीं याद की जा सकती है, निकाली जा सकती है, तो ऐसे आप लोगों को निकाल लिए। चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप लोगों को मैंने यहां तक तो बता दिया कि भाई इस प्रकार से ही है। आप चाहो तो इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हो, क्या, एकांक धन आवेश पर, एकांक धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो बल होता है उस बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। अगर ये 1 हो तो ई का मान F के बराबर होगा। ठीक है सर, आगे चले। चलो अगर मैं आगे की बात करूं तो मैं यहां से, ये क्या आ गया, मैंने क्या भाई यहां देखिएगा ये वैद्युत, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस चीज के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास में है,
हमारे पास में यहाँ पे जो है इसे हम, भाई आजा, हाँ जी ठीक है, इसमें अपन डाल देते हैं भाई, सही आएगा, ठीक है, ये ले भाई, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आ जाओ और जुड़ो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखो आप लोगों के पास में क्या होता है, आपके पास में डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे, माइनस क्यू आवेश, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ओ माय गॉड सॉरी, इसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव, इसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे इसे अपन क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। ये जो हमारे पास में सिस्टम है, इसके बाद में हमारे पास में, तो ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव, देखेगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब तो अति अल्प अल्प आवेश जो परिमाण में एक दूसरे के बराबर है और प्रकृति में और प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत है। कैसे, एक प्लस है तो एक माइनस है। जो अति अल्प दूरी पर रखे हो, जो अति अल्प, जो अति अल्प टू ए दूरी पर रखे हों तो इस सिस्टम या निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अब आएगा, अभी क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे इनकी मध्य की जो दूरी यहाँ तो 2 है, ये आप लोगों को दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी ए है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है ए है, दोनों मिलाई तो कितनी होगी आपके पास में 2 है। चलो जी ये माइनस चार्ज ये। अच्छा एक बात बताते हैं आप लोगों को, सर बताइए, यहाँ पे एक लाइन और बना देते हैं हम। कौन सी लाइन बना रहे हो, मैंने कहा कि भाई ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं, ऐसे, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के पास में एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, देखो भाई यहाँ पे ये जो लाइन है इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा। और बेटा इसे क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा, इसे क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा। अच्छा ये निरक्षीय रेखा होगी, अक्षीय रेखा होगी, क्योंकि आगे आप लोगों के पास में अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा और ये क्या कहते हैं सर, ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है। हमेशा जो दूरी नापी जाती है वो कहां से नापी जाती है, इस केंद्र ओ से नापी, हमेशा जो भी डिस्टेंस लेंगे हम यहां से ही लेंगे।
ठीक है, तो बताओ क्या बोलोगे आप लोग, किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? तो वैद्युत द्विध्रुव एक इस प्रकार का निकाय होता है जिसमें दो आवेश जो परिमाण में अति अल्प हो तथा प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत हो और अति अल्प दूरी पर रखे गए हों, तो ऐसे बनने वाले सिस्टम, ऐसे बनने वाले निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव हुआ, इसके से मिलकर हमारे पास में क्या बनता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, और यहां वेक्टर लगा लीजिए। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब सदिश राशि है। अच्छा, ये आप लोगों के पास में वही वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है जिनके मध्य की दूरी 2 है, और ये आपके पास निरक्षीय रेखा है। किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? तो भाई ऐसा है कि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की जो दूरी है, उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो हमारे पास में होता है किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाप, एक आवेश का परिमाप तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है सर, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला सर? P बराबर में Q इंटू 2 है। ठीक है, अच्छा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो मैंने बोला P बराबर में Q इंटू 2 है, तो क्या ये सदिश राशि है? हाँ जी, ये सदिश राशि है। तो अगर ये सदिश राशि है तो बताओ इसकी दिशा क्या होगी? हमने कहा है ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा सर? इसका ऐसा ही जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम इंटू मीटर। बेटा आवेश को कूलाम में, और ये दूरी है इसे मीटर में नापेंगे तो कूलाम इंटू मीटर। अच्छा जी, अब हमारे पास में कहा कि भाई ऐसा है कि माइनस से प्लस पी के और इस डायरेक्शन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसकी डायरेक्शन याद रखना, कई बार ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है या माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है? तो हम कहेंगे कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ये एक सदिश राशि है, बिल्कुल एक सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ होते हैं? तो सुनिएगा, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु क्या होता है? इसके बाद में हमारे पास में जो टॉपिक है वो ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु के बारे में होता है। ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या चीज है? तो बेटा एक बात बताइए आप लोग इस चीज के बारे में कि ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु, ये दो प्रकार के अणु होते हैं। इनमें क्या होते हैं, जैसे कि दो जो आपके पास में परमाणु से मिलकर जो अणु बनता है, इन दोनों के बीच की दो डिस्टेंस, जैसे कि आपके पास ये H बता दो, ये Cl बता दो, तो ये प्लस और ये माइनस होगा। हाँ सर, तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, संपाती कर जाए, बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो यहाँ जब आप लोगों के पास में द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसे अपन कहते हैं आध्रुवीय अणु। अच्छा, और यदि हमारे पास दोनों के बीच की अगर दूरी होती है तो वहां कहते हैं द्विध्रुव, तो उसे कहते हैं ध्रुवीय अणु। अच्छा, जिसका परमानेंट जिसका हमेशा स्थायी में द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो ध्रुवीय, और जिसका नहीं होता वो अध्रुवीय। लेकिन क्या होता है, जैसे कि अध्रुवीय अणु को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो भी एक द्विध्रुव उत्पन्न करता है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। मैं इसके आगे चल रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और केमिस्ट्री में भी आप इसे पढ़ लेते हो। आगे चलते हैं। हाँ जी, वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा ये माइनस और ये प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, और ये माइनस प्लस क्यू चार्ज जो आप लोगों को गिवन है, इसके इस पॉइंट से ओ से केंद्र बिंदु से आप लोगों के पास में यहाँ पे देखिएगा केंद्र, अगर केंद्र बिंदु से यदि आप लोग देखते हो तो आर दूरी पर हमारे पास में क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां मुझे क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा ये कौन सी लाइन होती है, आप कहते सर अक्षीय रेखा होती है, तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, करें। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बल कितना है, किसके कारण से, इसके कारण से भी और इसके कारण से, बात खत्म। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए कि यहाँ बल कितना है। अगर दो बल है तो जोड़ना पड़ेगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब उनका परिणाम ही क्या होगा। अच्छा जी, ये बात है। हाँ, तो एक बात बताओ सर, प्लस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ एकांक धन आवेश लेके आए, तो प्लस के कारण से ये भी प्लस होता है, तो इसके कारण से विद्युत क्षेत्र किधर होगा, या बल की दिशा क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बल की जो दिशा होगी हमारे पास में, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हमारे पास में, वो होगी E1 इस डायरेक्शन में। अच्छा, और माइनस क्यू के कारण से सर वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो होगी हमारे पास में माइनस, माइनस उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो माइनस क्यू के कारण से, और यहाँ प्लस क्यू के कारण से। आप ऐसे भी इसे प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है, कर दिया। अब हमारे पास में दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस क्यू के कारण से प्लस क्यू। सर ये होगी आपके पास में कि सर यहाँ बल कितना लग रहा है। अब आप लोगों के पास में ये जो फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है उसे देखिएगा आप लोग यहाँ पे। अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि E बराबर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में एक फॉर्मूला बताया कि E बराबर में क्या होता है, F अपॉन, और यहाँ क्या बताया था, Q0। अच्छा, ये जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र होता है F बराबर में लिखेंगे Q0 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर, नीचे क्या हो रहा है Q0, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला भी है। जैसे कि आप लोगों के पास में यहाँ Q है, प्लस Q चार्ज है, मैंने कहा कि यहाँ से एक Q0 है, यहाँ विद्युत क्षेत्र पे लगने वाला जो बल होगा, प्रतिकर्षण बल, वो कितना होगा। अच्छा, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान रखी है, R, तो आप मुझे बताओ इस पे लगने वाला बल कितना होगा। तो F बराबर में दोनों आवेश के Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन क्या होता है, Q0, F की वैल्यू ये रखेंगे Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या रखेंगे Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो बेटा आप लोग अगर यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण से
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो वो ऐसे भी लिख सकते हो, वो फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ सर, अगर बेटा अगर वो ऐसे लिख सकते हो तो फिर हमारे पास में यहाँ आ जाओ, उस फॉर्मूले को क्या लिखोगे आप सर, के प्लस क्यू के कारण से अगर आप बात करते हैं तो क्यू अपोन यहाँ क्या आ जाएगा सर, आर। और आर क्या होती है, इन जिन आवेशों के बीच में जब गुलाम बल लगाया तो उनके बीच की दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी मेरे लाल। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी हमारे पास में, यहाँ से यहाँ आर है, इस ए को घटा दीजिए, ये आर है, ये आर है, इसमें से ए को घटा दीजिए तो आर माइनस ए आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, आर माइनस ए, और इसका आ जाएगा स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, दे रखी है ना, ई प्लस क्यू के कारण से इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम केवल यहाँ पे परिमाप लिख रहे हैं, न कि वेक्टर मतलब सदिश रूप में नहीं लिख रहे हैं। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, तो सर आप बोलोगे ई माइनस क्यू बराबर में के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है सर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर, और प्लस ये जोड़ देंगे तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अब इसके लिए आर प्लस ए। अगर मैं बात करूं यहां से कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर और ये यहां से यहां तक की ए, तो दोनों को जोड़ देंगे आर प्लस ए, तो हमारी ये डिस्टेंस होगी आर प्लस ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारे पास में 2। अगर मैं बात करूं इस चीज के बारे में कि हमारे पास में दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, मेरे को निकालनी है कि कुल कितने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत या सदिश योग से ई पी बिंदु पर जो होगा वो किसके कारण से होगा सर, ई प्लस क्यू के कारण से, और प्लस यहाँ ई माइनस क्यू के कारण से। अब सदिश योग में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये सिंपल सा देखिएगा, इसकी दिशा क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी दिशा जो है वो है दाएं ओर, और माइनस क्यू की क्या है बाएं ओर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सदिश योग में कैसे जोड़ते हैं, दोनों को घटा देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हमारे पास में देखो सदिश योग में अगर मैं अब परिमाप के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ए प्लस क्यू माइनस कर दीजिए किसे, ए माइनस क्यू को, तो आप लोगों के पास क्या बनेगा सर, हमारे पास बनेगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हाँ सर, अब बताओ इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर के क्यू को बाहर निकाल लो, ठीक है के क्यू बाहर निकल गया, क्या आया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या बच्चे ये बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई। दोनों को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, अब देखिएगा आगे क्या होता है। हमारे पास में इसके आगे की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर जो आई मेरे पास में वो आई के क्यू अपोन में 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ना माइनस है माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए आप, क्या यही है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि हमने यहाँ से लिखा, यहाँ पे हमने लिखा, देखिएगा ये हमने निकाला ईपी पे, तो के क्यू बाहर है, आर माइनस ए आर प्लस ए बीच में माइनस है, क्या ये लिखा मैंने, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है ना, हाँ सर ये लिखा हुआ है। तो बताइए क्या होगा मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे सर के क्यू अपॉन एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों एलसीएम आ जाएंगे, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ईपी पे जब आप लोग निकालोगे तो के क्यू अपॉन यहाँ पे क्या कर दोगे सर, यहाँ पे खोलो आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2r ए माइनस, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर ए और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 2r ए।
अच्छा एक बात बताओ, दोनों जो आप लोगों के पास में स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, आर माइनस ए और आर प्लस ए, दोनों पर क्या होगा स्क्वायर, तो आप दोनों पे एक साथ स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो 2 आ रहे कितने बचे सर, 4 आ रहे। तो ईपी बराबर में कितना है आपके पास में सर, के क्यू इंटू में 4 RA अपोन में, सर ये a प्लस बी है माइनस बी है, एक फॉर्मूला लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, ये एक फॉर्मूला एक यहाँ पे सब समीकरण लगेगी, एक बार प्लस में a प्लस बी, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो बच्चों तुम्हें आना भी चाहिए, देखो ना। अच्छा अब इसके बाद में देखो ईपी बराबर में के क्यू इंटू 4 RA अपोन, यहां पे आर स्क्वायर माइनस का 0 स्क्वायर, सर ये 0 कैसे मान लिया आपने, ये 0, तो सुनो बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत जाता है किससे, ए स्क्वायर से, क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है वैसे आर का मान ही ऐसे बहुत ज्यादा होता है, ए क्या है, तो आप लोगों को पता है कि ये दूरी, ये क्या है, ये द्विध्रुव के बीच की दूरी है, जो मैंने पहले ही परिभाषा में अति अल्प होती है, अगर ये मान बहुत कम होता है तो ये जो आर डिस्टेंस यहाँ से आप पी पॉइंट के लिए तो बहुत ज्यादा होती है, जब स्क्वायर करोगे तो और ज्यादा हो जाएगी, ये मान बहुत कम हो जाएगा, तो अगर ये मान बहुत कम हो जाएगा तो ये मान बहुत कम होने के कारण से इसे क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, तो मान लिया तो यहाँ पे ये 0 रख दिया, तो फिर ईपी बराबर में कितना आएगा, आप बोलोगे सर के क्यू इंटू 4 RA अपोन में, सर यहाँ पे आर की क्या 4 हो जाएगी, मतलब एक आर से गया तो कितना है आपके पास में, सर हम मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, कि 2 KQ इंटू 2A अपोन RQ, सर ये आप लोगों ने यहाँ पे ये 2 कहां से लिया, मैंने इस 4 को मैंने 2 पार्ट्स में लिखा, एक तो 2A और एक 2 बाहर निकाल लिया, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है इस चीज के बारे में कि हमारे पास में 2K, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको यानी कि भाई इसको क्या लिखा जा सकता है, ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, Q इंटू 2A, तभी बताया मैंने P बराबर में Q इंटू 2A होता है, हाँ सर होता है, तो फिर मैंने कहा कि यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, P अपोन में नीचे क्या लिखा हुआ है RQ, तो हमारे पास फॉर्मूला आया EP बराबर में 2KP अपोन RQ, बेटा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अक्षय रेखा के किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसके बाद में अगर ये सदिश रूप है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप में लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, तो बताओ सदिश रूप में अगर आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे इसका जो मान होगा आप लोगों के पास में ईपी सदिश फॉर्म में अगर लिखोगे 2KP अपोन में क्या लिखोगे RQ। अच्छा यहाँ पे एक बात बताते हैं, P जो होगा माइनस से प्लस की ओर होगा, तो यहाँ पे P की जो वैल्यू होगी बेटा वो आप लोगों के पास में P की वैल्यू भी वही होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस दिशा में होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में उसी दिशा में होगी, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में ये चीज आई, तो ये अक्षय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई। अब हमारे पास में आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर से अब नेक्स्ट हमारे पास में होगा निरीक्षीय रेखा पर, तो देखो निरीक्षीय रेखा पे करने के पहले अब मैं आप लोगों से यहाँ पे क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, बताओ क्या करेंगे, हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ये टॉपिक दे रखा है निरीक्षीय रेखा वाला, फिर इसके बाद में क्या लेके आऊंगा, न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊंगा, जितने भी टॉपिक आप लोगों को मैंने अभी तक पढ़ा दिए उन पे शानदार आप लोगों को जो नीट और जेई मेंस तक के लेवल को आपको टच करते हुए जाएंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारे पास में रामसर बायोलॉजी के नाम से ऐप्स है, इस ऐप्स में आप लोग जाइए, यहाँ पे जो भी क्लास है उसका सबका आप लोग फायदा उठाइए, प्रॉफिट लीजिए, देखिएगा किस प्रकार की क्लास है। अच्छा जी, इसके बाद में आपके जो फ्री ऑफ कोर्स अगर नोट्स चाहिए तो आप वहां से फ्री ऑफ नोट्स भी ले सकते हो। अच्छा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।